मैं जीजे शाह हरिओम हिंदी हाई स्कूल से कक्षा 9 गणित विषय का प्रकरण 7 त्रिभुज का पिछले वीडियो में हमने प्रमेय 7.3 तक और प्रश्नावली 7.1 और 7.2 की चर्चा की थी। अब उससे आगे बढ़ें तो प्रमेय 7.4 जिसे हम सर्वांग समता की भू शर्त यानी कि भुजा 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 शर्त कह सकते हैं, इसे समझने का प्रयत्न करें तो शर्त कुछ इस तरह है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की अनुरूप तीनों भुजाओं के समान हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। फिर से एक बार कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की अनुरूप तीनों भुजाओं के समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। आकृति में हम देखेंगे तो दो त्रिभुज दिए हैं। पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब दोनों त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में यदि संगतता देखें तो ए के लिए संगत शीर्ष बिंदु P है, बी के लिए संगत शीर्ष बिंदु Q है, सी के लिए संगत बिंदु R है, तो संगतता ABC संगतता PQR के लिए यदि AB भुजा का माप PQ के बराबर हो, आप देख रहे हैं आकृति में AB और PQ पर एक एक लिटी का निशान किया है, अर्थात दोनों का माप समान है। दूसरा देखें तो AC भुजा की अनुरूप भुजा दूसरे त्रिभुज में PR है, जो दो दो लिटी के संकेत से समान बताई है, और BC भुजा और QR भुजा अनुरूप भुजा है तीसरी, जो तीन तीन लिटी के संकेत से हमने उन्हें समान माप की बताई है। तो कहने का मतलब यदि AB बराबर PQ, BC बराबर QR तथा AC बराबर PR हो तो वे दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ABC संगतता PQR के लिए सर्वांग सम कहे जाएंगे और उसे हम भू शर्त से जानेंगे। तो इस तरह हमने प्रमेय 7.4 देखा। अब प्रमेय 7.5 क्या कहता है समझने का प्रयत्न करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रमेय 7.5 को संक्षिप्त में सर्वांग समता की सकभू शर्त कहते हैं। स अर्थात समकोण, क से कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण और भुजा शर्त पर से ही आप समझ गए होंगे कि यदि किसी दो त्रिभुजों के बीच अनुरूप एक कोण समकोण हो, अनुरूप कर्ण समान माप के हो और कोई एक भुजा अनुरूप समान हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाते हैं। आए देखें हम लोग। तो यदि दो समकोण त्रिभुज में, आप देख रहे हैं आकृति में दो समकोण त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज में कोण B और कोण Q अनुरूप कोण समकोण है। अनुरूप कर्ण AC और
PR है और एक भुजा BC, तो दूसरे त्रिभुज की अनुरूप भुजा QR है। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ABC संगतता PQR के लिए कोण B सर्वांग समकोण Q कर्ण AC बराबर कर्ण PR, आकृति में देख रहे हैं जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो ABC त्रिभुज की कर्ण AC और PQR त्रिभुज की कर्ण PR समान माप की है तथा BC भुजा ABC त्रिभुज की और PQR त्रिभुज की QR अनुरूप भुजा समान माप की है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है। तो इस तरह हमने प्रमेय 7.5 में सर्वांग समता की सकभू शर्त समझी। अब प्रमेय 7.6 देखें तो प्रमेय 7.6 में कहा है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। आइए समझने का प्रयत्न करें। तो ये आकृति में एक त्रिभुज ABC बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि भुजाएं असमान माप की हैं, यानी कि कोई भी दो भुजा समान माप की नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं कि AC है, तो AC AB से बड़ी है, तो AC का सम्मुख कोण B AB के सम्मुख कोण C से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। इस तरह आगे देखें प्रमेय 7.7, तो इसमें कहा है कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। फिर से एक बार, प्रमेय 7.7 में कहा है कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। आकृति में देखें तो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A, कोण B और कोण C में मान लें कि कोण A का मान कोण B और C से बड़ा है, तो कोण A की सम्मुख भुजा BC कहलाएगी और वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। तो आप प्रमेय 7.7 अच्छी तरह समझ गए। ये सारे प्रमेय के जो प्रतिज्ञाएं हैं उन्हें बराबर याद रखनी है, जो आगे सवालों में भी काम आती हैं। और आगे हम देखें तो प्रमेय 7.8, प्रमेय 7.8 में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के माप से बड़ा होता है। तो देखें, हम समझने का प्रयत्न करें कि एक त्रिभुज ABC दिया है, तो उसके अंदर त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजा का माप, तो पहले देखें कि त्रिभुज की AB भुजा और BC भुजा के माप का जोड़ तीसरी भुजा AC से बड़ा है, जबकि तीसरी भुजा AC का माप AB और BC के अंतर से छोटा है। आगे हम देखें
तो BC धन AC, ये BC भुजा और AC भुजा का जोड़ वो तीसरी भुजा AB से अधिक है, और AB का माप इस BC और AC भुजा के माप के अंतर से, अंतर मतलब घटाव करने से, वो बड़ा है। इस तरह तीसरी शर्त बनती है AB और BC भुजा के माप का जोड़ AB धन BC किया, BC धन AC किया, अब AB धन AC करें, AB धन AC, उसका माप बड़ा होगा BC से, और AB और AC के घटाव से, AB और AC के घटाव से BC का माप बड़ा होगा। तो आप समझ गए कि त्रिभुज में किसी भी दो भुजा के माप का जोड़ तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, जबकि दो भुजाओं के माप का अंतर तीसरी भुजा के माप से छोटा होता है। तो ये प्रमेय 7.8 था। इसके बाद आगे हम देखें तो एक असमता और मिलती है कि दो भुजाओं के त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं के माप का योग का दुगना त्रिभुज की परिमिति के माप से बड़ा होता है, और त्रिभुज की परिमिति का माप दी गई भुजा के माप के दुगने से बड़ा होता है। तो ये असमता भी हमें याद रखनी चाहिए। तो इस तरह हमने प्रमेय 7.8 तक सब समझे, उनकी प्रतिज्ञाओं को समझा। अब और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए कुछ सवालों को समझना जरूरी है। हालांकि अभी सरकारी परिपत्र के अनुसार प्रश्नावली 7.1 से लेकर 7.4 तक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, पर जो प्रमेय हमने समझे हैं, सिद्ध करो वाले और प्रतिज्ञाएं, उन्हें बराबर समझकर तैयार करना है। प्रश्नावली 7.3 का सवाल समझें कि जिससे हमारी ये शर्तें, सर्वांग समता की शर्तें और प्रमेय की शर्तें दृढ़ बने। तो एक सवाल है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समान आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। आकृति में आप देख रहे हैं कि एक समान आधार BC है जिस पर दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC आए हुए हैं, जो समद्विबाहु हैं, यानी AB और AC का माप समान है, BD और CD का माप समान है। अब A और D बिंदु BC के एक ही तरफ है। यदि AD को बढ़ाएं तो वह BC को P बिंदु में काटती है, प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD ये दोनों सर्वांग सम हैं। दूसरे सवाल में देखें तो त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP सर्वांग सम है, ये सिद्ध करना है। तीसरा AP, ये कोण A तथा कोण D को, AP जो है ये कोण A को और कोण D को समद्विभाजित करती है। और चौथा प्रश्न इसी सवाल में है कि AP ये BC का लंब समद्विभाजक, यानी BC को समान दो भाग में बांटने वाला लंब समद्विभाजक है। तो आइए देखें
त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में AB भुजा और AC भुजा समान माप की है, क्योंकि त्रिभुज ABC में AB और AC समद्विबाहु होने के कारण समान माप की होगी। इसी तरह त्रिभुज BDC में BD और CD समद्विबाहु त्रिभुज की समान दो भुजाएं हैं, इसलिए BD बराबर DC ले सकते हैं और AD बराबर AD, क्योंकि सामान्य भुजा है। इस तरह भुजा 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 शर्त के अनुसार त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD ये सर्वांगसम होंगे। अब दूसरे साध्य के लिए त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में आप देखेंगे कि प्रथम भुजा का युग्म AB बराबर AC, कोण BAP बराबर कोण CAP होगा, क्योंकि परिणाम 1 में हमने जो त्रिभुज दोनों सर्वांगसम बताए हैं उसमें CPCT के आधार पर कोण BAD वो बराबर होगा कोण DAC के। इसलिए कोण BAD को आप देखेंगे तो AD भुजा को आगे बढ़ाएं तो AP भुजा बनती है, इसलिए कोण BAD वही कोण BAP है और कोण DAC वही कोण PAC है, इसलिए BAP बराबर CAP होगा और AD बराबर AD सामान्य भुजा है, इसलिए त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP होगा। शर्त हम देखें तो भुजा का युग्म, कोण का युग्म और भुजा का युग्म, इसलिए भू को भू शर्त के आधार पर त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP होगा, यानी कि ऐसे S शर्त के आधार पर जो हमने पहले समझी है। आगे देखें तो तीसरे साध्य के लिए कोण BAP और कोण CAP सर्वांगसम है, कोण BAP और कोण CAP सर्वांगसम है, क्योंकि ऊपर के परिणाम में हमने त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACD को सर्वांगसम सिद्ध किया है, ACP को सर्वांगसम सिद्ध किया है। अब आगे देखें तो AP यह कोण A को समद्विभाजित करता है, क्योंकि कोण BAP का माप कोण CAP के बराबर कहा है, इसलिए AP कोण A को समद्विभाजित करता है। कोण BDP और कोण CDP ये भी समान माप की हैं और समान माप के होने के कारण DP जो है वो कोण BDC को समद्विभाजित करती है, यानी कि कोण D को समान दो भाग में बांटती है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो AP है वह कोण A तथा कोण D को समद्विभाजित करती है। आगे देखें चौथे परिणाम के लिए तो त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ABP तथा ACP त्रिभुज के अंदर BP बराबर CP, क्योंकि हमने देखा है
कि AP जो है BC को समद्विभाजित करती है, कोण APB बराबर कोण APC। कोण, क्योंकि BP और PC समान माप की है, इसलिए कोण APB बराबर कोण APC। अब कोण APB और कोण APC, ये दोनों कोण रैखिक युग्म के कोण हैं, इसलिए इनके माप का जोड़ 180 होगा। अब 100, ये दोनों कोण समान भी हैं और दोनों के माप का जोड़ 180 है, इसलिए प्रत्येक कोण का माप APB और APC का माप 90 होगा। अर्थात AP भुजा BC पर लंब है और AP यह BC को समान दो भाग में बांटती है। तो इस तरह ये चारों परिणाम हमने अलग अलग शर्तों के आधार पर सिद्ध किए। आगे देखें। तो इन शर्तों को और दृढ़ करने के लिए एक सवाल लें कि जिसमें AB बराबर AC हो, ऐसे त्रिभुज ABC का लंब AD है। ये त्रिभुज ABC है जिसमें AB और AC समान है और लंब AD है। तो सिद्ध करना है कि AD यह BC को समद्विभाजित करता है और दूसरा AD यह कोण A को भी समद्विभाजित करता है। अब आगे देखें हम लोग। तो त्रिभुज ADB और ADC के अंदर AB बराबर AC दिया है। AB त्रिभुज ABD का कर्ण है और AC त्रिभुज ADC का कर्ण है, इसलिए ये कर्ण समान माप के हैं, AB बराबर AC। कोण ADB और कोण ADC, AD लंब है और समकोण भी है, इसलिए तीसरे हम शर्त देखें तो AD बराबर AD यानी कि सामान्य भुजा है, इसलिए त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होने के कारण हम कह सकते हैं कि BD बराबर CD, CPCT शर्त के आधार पर। अब D यह BC का मध्य बिंदु बनेगा क्योंकि BD का माप DC के बराबर है, इसलिए AD यह BC को समद्विभाजित करते हैं। आगे देखें तो कोण BAD और कोण CAD ये आसन्न कोण होने से समान भी है और आसन्न कोण भी है, इसलिए AD यह कोण A को भी समद्विभाजित करता है। तो इस तरह ये परिणाम हमने देखा। अब तीसरा सवाल देखें। तो इस सवाल के अंदर त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और BC तथा माध्यिका AM ये त्रिभुज PQR की अनुरूप भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PN के समान है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN और त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अब पहला परिणाम लें तो उसमें दो त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN, जिनको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुज के अंदर AB भुजा के अनुरूप PQ भुजा सर्वांगसम है, इसलिए समान माप की है। BM बराबर QN है।
अब बी एम बराबर क्यू एन क्यों है, तो आप देखें तो बी सी बराबर क्यू आर है। दोनों तरफ 1/2 से गुणा करें तो बी सी का माप आधा बी एम के बराबर होगा और क्यू आर का आधा माप क्यू एन के बराबर होगा, क्योंकि माध्यिका है। माध्यिका शब्द का अर्थ आप जानते हैं कि किसी भी भुजा के सामने के शीर्ष बिंदु को उस भुजा के मध्य बिंदु से जो जोड़े वह माध्यिका है। तो इस त्रिभुज में ए एम माध्यिका है, इस त्रिभुज में पी एन माध्यिका है। अब दूसरा परिणाम देखें तो ए एम बराबर पी एन, ए एम और पी एन ये भी दिया है। इस पर से हम भूभू शर्त पर से ए बी एम तथा पी क्यू एन को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। आगे देखें तो दूसरा परिणाम जिसमें कहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसमें ए बी सर्वांगसम पी क्यू है, इसलिए ए बी बराबर पी क्यू। कोण ए बी सी और कोण पी क्यू आर भी समान माप के होंगे। आगे क्योंकि कोण ए बी एम और कोण पी क्यू एन समान माप के हैं, इसलिए कोण ए बी एम ही कोण ए बी सी बनता है और कोण पी क्यू एन ही कोण पी क्यू आर बनता है। इसलिए ये दोनों समान माप के हैं। तीसरा देखें तो बी सी भुजा बराबर है क्यू आर। इस पर से हम कह सकते हैं भूभू शर्त के आधार भुजा कोण भुजा शर्त के आधार पर कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है। अब चौथा सवाल देखें तो ए बी बराबर ए सी हो तथा त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ए पी लंब बी सी है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण सी। तो देखें हम लोग कि ए पी लंब है बी सी पर, इसलिए कोण ए पी बी और कोण ए पी सी समान होंगे, क्योंकि वे दोनों 90 अंश के होंगे लंब होने से। अब ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी समद्विबाहु होने के कारण समान माप के हैं और ए पी बराबर ए पी, दोनों त्रिभुज में ए पी भुजा है सामान्य भुजा, इसलिए त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी सर्वांगसम होंगे। अब कोण ए बी पी बराबर कोण ए सी पी कह सकते हैं हम। कोण ए बी पी कोण ए सी पी समान होंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज समान है, इसलिए कोण ए बी सी को संक्षिप्त में कोण बी कहें और कोण ए सी बी को संक्षिप्त में कोण सी कहें तो कोण बी बराबर कोण सी होगा। तो इस तरह हमने कुछ सवाल लेकर जो शर्तें थी उनको दृढ़ किया और आगे प्रश्नावली 7.4 में त्रिभुज की समकोण त्रिभुज दिया है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आकृति में हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें कोण भी समकोण है
हम जानते हैं कि तीनों कोणों के माप का जोड़ 180 होता है। बी कोण का माप 90 है, इसलिए ए और सी का जोड़ 90 होगा। अब कोण ए का माप 90 से छोटा होगा और कोण सी का माप भी 90 से छोटा होगा, इसलिए कोण ए छोटा है, 90 का माप कोण बी का है, इसलिए कोण ए का माप छोटा है कोण बी से, कोण सी का माप छोटा है कोण बी से। अब शर्त के अनुसार बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो कोण ए के सामने की भुजा BC कोण बी के सामने की भुजा AC से छोटी होगी। इसी तरह यहाँ पर इस असमता में कोण C के सामने की भुजा AB कोण B के सामने की भुजा AC से छोटी होगी, अर्थात BC छोटी है AC से, AB भी छोटी है AC से, तो AC अर्थात कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा हुई। अब आगे देखें एक सवाल। तो एक आकृति दी है, कोण B छोटा है कोण A से और कोण C छोटा है कोण D से, तो सिद्ध करना है कि AD भुजा का माप छोटा है BC भुजा से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आकृति में दो त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD। OAB त्रिभुज में कोण B छोटा है कोण A से, कोण B की सम्मुख भुजा OA लिखें तो छोटी होगी कोण A के सम्मुख भुजा OB से, क्योंकि ऐसा प्रमेय हम समझें कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अब त्रिभुज OCD में देखें हम, तो कोण C छोटा है कोण D से, कोण C छोटा है कोण D से हमें दिया है। C के सामने की भुजा, कोण C के सामने की भुजा OD छोटी है कोण D के सामने की भुजा OC से। आप देखेंगे कोण D के सामने की भुजा OC है और कोण C के सामने की भुजा OD है। अब परिणाम 1 और 2 का जोड़ करें तो OA और OD बाईं तरफ का जोड़ किया संकेत से। अब संकेत के दाहिनी ओर का जोड़ करें तो OB धन OC होगा। अब आप देखेंगे आकृति में कि OA धन OD, OA धन OD मिलकर AD बनती है, इसलिए उसके स्थान पर AD रखें तो छोटी होगी OB धन OC से। OB और OC को जोड़ें तो BC बनती है, इसलिए AD छोटी है BC से, यह असमता सिद्ध होती है। तो इस तरह हमने प्रश्नावली 7.3, 7.4 के सवाल लिए और त्रिभुज की असमताओं की और सर्वांग समता की शर्तों को दृढ़ किया, और इस तरह ये त्रिभुज का प्रकरण समाप्त होता है। इन सवालों को और प्रमेयों को कॉपी में लिखकर तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।